नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। इसके पर्यायवाची आप याद कर लो। पर्यायवाची समझते हो? सिनोनिम मतलब कुछ और नाम नहीं है। सेकेंडरी तो क्लियरली समझ में आ गया होगा, तो प्राइमरी हुई उसके बाद हुई दोबारा से तो सेकेंडरी, या पोस्ट प्राइमरी तो प्राइमरी के बाद ही सेकेंडरी होगी, ये भी अपने आप समझ आ जाएगा। या फिर रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस का मतलब एक चीज बहुत अच्छी इस वाले नाम से आप समझ सकते हो, पहले से जो मौजूद था कहीं कुछ ग्रेनुलोमा वगैरह वहीं से दोबारा स्प्रेड हो गया और दोबारा टीबी बन गई। और सिंपल सी कंसेप्ट, ऐसा कब होगा? जब भी इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी तो कम होने पे बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं दोस्त। HIV एड्स वालों को पूछो क्या नहीं होता उनको, उनसे ये नहीं पूछना क्या क्या हो गया है, उनसे ये पूछना है क्या क्या नहीं हुआ है। तो इम्यूनिटी ही तो सब कुछ है हमारे लिए। तो डिफेंस नहीं है तो सब कुछ, कोई भी आके अटैक कर लेगा। ऐसा कितने देश होते हैं जिनके पास डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो कोई भी कंट्री उन पर अटैक कर देती है। तो यही हमारी बॉडी का सिस्टम है, बॉडी भी हमारी एक कंट्री ही तो है। तो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब दुश्मन है हमारे। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक होता है वो अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस समझ लो, एक क्लिनिकल इलनेस जो डेवलप हो रही है पहले से सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल में। और ये जो डेवलप हो रही है ये रीएक्टिवेशन की वजह से डेवलप हो रही है। रीएक्टिवेशन इनिशियल इन्फेक्शन का। तो अगर रीएक्टिवेशन ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन ये डेवलप हो तो रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस कहलाएगी। लेकिन एक कंडीशन और है, वो है कि अगर फ्रेश इन्फेक्शन उस इंसान को हो जाए जिसको पहले कभी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस थी, तो अब ये सेकेंडरी या पोस्ट प्राइमरी कहलाएगी। तो दोनों के नाम याद कर लो। पहले से हील्ड लीजन से ही स्प्रेड दोबारा शुरू हो गया तो रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस, और पहले जिसको प्राइमरी टीबी रह चुकी है उसको दोबारा फ्रेश इन्फेक्शन हो गया तो उसको कहेंगे सेकेंडरी या पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है इन्फेक्शन आया कहां से। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहां से आ गया? मोस्ट कॉमन जो सोर्स होता है वो रिएक्टिवेशन ही होता है लेटेंट इन्फेक्शन का। लेटेंट इन्फेक्शन वो होता है कि जो टीबी स्प्रेड नहीं कर रहा है मगर उसका नाम ही है लेट, है ना, लिखा ना लेटा हुआ। तो ये लेटा हुआ इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सो गया है। एक फाइब्रोब्लास्ट के एनक्लोज्ड चारों तरफ लिम्फोसाइट, उनके चारों तरफ मैक्रोफेज, बीच में केशियस नेक्रोसिस, इसमें ट्यूबरकल बैसिलाई। तो इस जगह पे चुपके से कुछ बैसिलाई जो थे वो इनएक्टिव हो गए थे, सो गए थे, मरे नहीं थे। अब पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हुई, कोई ऐसा मोड़ आया उसकी जिंदगी में कि इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म बहुत कमजोर हो गई। ये जो बैसिलाई थे ये नींद से जाग गए कि अब मौका अच्छा है। तो इस पुराने वाले लेटे हुए यानी लेटेंट इन्फेक्शन से स्प्रेड करने पर जो टीबी बनेगी उसी का नाम होगा रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? तो ये बहुत ही मुश्किल से एक्सोजीनस होगी। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ज्यादातर एंडोजीनस होता है, ठीक। जबकि प्राइमरी टीबी में ऑलवेज वर्ड मैंने यूज किया, ध्यान रखना। ऑलवेज एक्सोजीनस इन्फेक्शन होगा प्राइमरी टीबी में, उसकी बॉडी में कभी था ही नहीं पहले। मगर सेकेंडरी में भी एक्सोजीनस यानी कि कभी कभार होगा जो बाहर से टीबी आएगी, ज्यादातर लेटी हुई टीबी या लेटेंट इन्फेक्शन से ही स्प्रेड हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में एक खासियत होती है, प्राइमरी में क्या हुआ था कि मोस्ट कॉमन साइट थी वो लंग थी। बाकी स्किन, इंटेस्टाइन, टॉन्सिल, GIT कोई भी इन्वॉल्व हो रहा था, मोस्ट कॉमन लंग थी। लेकिन सेकेंडरी में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ भी प्राइमरी वाली एक चीज रहेगी कि लंग आर मोस्ट कॉमन साइट। तो ये बात दोनों जगह कॉमन हो गई, याद रखना। क्या कॉमन है कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी सबसे बेहतरीन जगह बैक्टीरिया के लिए कौन सी है? मोस्ट कॉमन लंग। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी वो कहाँ जाना चाहेंगे? उसी खिड़कीदार वेंटिलेशन वाली जगह पर।
जहां खूब सारी एयर और हवा मिल रही थी, वो भी कहाँ है? अब आते हैं मार्फोलॉजी पे। बड़ी क्लियर कट मार्फोलॉजी हमें समझनी है। ठीक, तो मार्फोलॉजी में देख लो, ग्रॉस, ये 4.3 नाम के डायग्राम में अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। तो लंग्स में क्या होगा? सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस जो है, उसमें अपेक्स इन्वॉल्व होता है, अपर लोब का यूजुअली। तो ये जो बताने का तरीका है मेरा कि ऑलवेज एक्सोजीनस, मे बी एक्सोजीनस, यूजुअली इन्वॉल्व अपेक्स, तो ये जो वर्ड है ना, एडवर्ब हो एडजेक्टिव हो, ये बड़े ध्यान रखने हैं आपको। ऑलवेज बोल दिया तो इसका मतलब उसका दूसरा कोई चांस है ही नहीं। ऑलवेज एक्सोजीनस है तो बाहर से ही आएगा, नॉट इनसाइड। लेकिन मे बी एक्सोजीनस का मतलब है वो अंदर से भी आ सकता है, बाहर से भी। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यहाँ मैंने बोला है यूजुअली, क्या इन्वॉल्व हो रहा है? अपेक्स, किसका? लंग का। और लंग में भी किसका? अपर लोब का। चाहे एक अपर लोब का हो, चाहे दोनों साइड के लंग में अपर लोब हो, होगा अपेक्स इन्वॉल्व ज्यादातर, मतलब यूजुअली यहाँ पर। क्योंकि बीच वाला जोन तो अब उनके लिए इंपॉर्टेंट रहा नहीं, तो ये जो एरिया होंगे, हायर ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है, या हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिलती है लोअर जोन के मुकाबले, इसलिए सेकेंडरी ट्यूब में बैक्टीरिया इस जगह पर अपनी ग्रोथ अच्छी कर लेते हैं। तो हर कोई, नॉट के बैक्टीरिया, नॉट के माइक्रोप्लाज्मा, ऑल ओवर कोई भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा लीजिए, हर कोई ये चाहता है कि वो ऐसी जगह पे रहे जहां उसके बच्चों का फ्यूचर बन सके, वो खुद भी आराम से रह सके, जहाँ से लाइट अच्छी हो, हवा अच्छा आता हो, पानी की कोई समस्या ना हो। तो ये तो दुनिया के हर जानदार, हर लिविंग बीइंग की चाहत होती है ना। तो बैक्टीरिया की क्यों नहीं होगी? तो बैक्टीरिया भी वो जगह ज्यादा पसंद करेंगे जहां पर ज्यादा स्प्रेड करने का मौका मिले, ग्रोथ करने का मौका मिले। तो लंग इज द मोस्ट कॉमन साइट। प्राइमरी में मिडिल और लोअर जोन इज द मोस्ट रीजन, और सेकेंडरी में एपेक्स ऑफ द लंग इज द मोस्ट कॉमन रीजन। क्लियर? अब लीजन पे बात करते हैं कि सेकेंडरी टीबी के लीजन में क्या होगा। जो लीजन्स होंगे सेकेंडरी टीबी में, लीजन्स विद इन 1 to 2 सेंटीमीटर अपाइकल पिलूरा के 1 से 2 सेंटीमीटर के अंदर ही बनेंगे ये लीजन। और इसमें खासियत होती है, वो है कैविटेशन। देखो, प्राइमरी टीबी में कैविटी नहीं मिल रही थी, ग्रेन्युलोमा मिल रहा था, जिसे हमने ट्यूबरकल कहा। सेकेंडरी टीबी में क्या मिलती है? कैविटी मिलने लगती है। तो चीजें ध्यान रखना इस बात का। मैं भी आपको इसी फिगर में दिखाऊंगा, 4.3 में। कैविटीज में इरोजन हो सकता है एयरवे में। अगर ऐसा हुआ, एक कैविटी बनी हुई है और यहाँ से कोई ब्रोंकस पास हो रहा है, ब्रोंकाई यहाँ से पास हो रहा है, खुदा न खास्ता अगर यहाँ इरोजन हो गया, खुरचन, और इसका कनेक्शन हो गया एयरवे से, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफेक्शन बन जाएगा। और इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा, यहाँ से एक्सपेल कर देगा बेसुराई को कफिंग के दौरान। बात समझ में आई कि एक कैविटी बनी लंग के अपेक्स के पास, उस अपेक्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल गुजर रहे थे, और यहाँ इरोजन हो गया, यहाँ पर बीच में कुछ रास्ता बन गया। तो जब भी ऐसा पर्सन जिसको सेकेंडरी टीबी हुई है खांसेगा, तो इसी ब्रोंकाई से एयर बाहर जाएगी खांसने पे, और सामने वाले पर्सन को इन्फेक्ट करने लगेगी। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएगा ये इन्फेक्टेड पर्सन अपने आप में। सेकेंडरी टीबी में एक छोटी और डिफरेंस होती है कि प्राइमरी में क्या हो रहा था, जो रीजनल लिम्फ नोड थे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक, गॉन कॉम्प्लेक्स में इसीलिए कहा था उसे। लेकिन सेकेंडरी टीबी में भी इन्वॉल्व होंगे, बट लेस प्रोमिनेंटली। उसमें एकदम प्रोमिनेंटली एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे थे, किसमें? प्राइमरी टीबी में। यहाँ पर लेस प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व होंगे।
तो ये जो डिस्क्रिप्शन था ये पूरा सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का था। काफी काम की बातें आपने इसमें सीखी होंगी। पहला कि ये एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों में से कोई भी मेथड से हो सकती है। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस ज्यादातर एंडोजीनस होती है, लेकिन बाहर से भी आ सकती है। दूसरा, यहाँ पर अपेक्स ऑफ अपर लोब इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर पेशेंट अपनी यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करते हैं। 1 से 2 सेंटीमीटर प्लूरा के अंदर, अपाइकल प्लूरा के अंदर यही ये लीजन बनेंगे। इनमें कैविटी बनेंगी जो कि प्राइमरी में नहीं बनती है या नहीं देखने को मिलती है। ये जो कैविटी होंगी, इनमें अगर इरोजन हुआ तो फिर एयरवे के थ्रू छींकने पर, खांसने पर ये वैसिलाई यहाँ से निकल के बाहर जा सकते हैं और सामने कोई पर्सन खड़ा है तो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के मुकाबले लिम्फ नोड कम प्रोमिनेंट होंगे। ये सारी बातें हमने यहाँ तक तो सीख भी ली है, समझ भी ली है। अब माइक्रोस्कोपी पे आते हैं। या ऐसा करता हूँ, पहले आपको कैविटी दिखा दे रहा हूँ पहले मैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये ट्रेकिया है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है, लेफ्ट साइड। अगर हम एक इमेजिनरी डिवीजन करते हैं, ये इमेजिनरी डिवीजन है। ये अपाइकल सेगमेंट हो गया, मिडिल हो गया, लोअर हो गया। तो सेकेंडरी टीबी में क्या होता है, मिडिल और लोअर में कम चांसेस होते हैं बैक्टीरिया के स्टे करने के। ज्यादातर जो बैक्टीरिया है, मोस्टली वो कौन सा जोन पसंद करते हैं सेकेंडरी टीबी होने पर? अपर लोब का अपाइकल सेगमेंट। तो देखो यहाँ पर ये चारों तरफ से एक बाउंड्री बन गई है जिसे हम बोलते हैं कैविटी, ट्यूबरक्लोस कैविटी। इसके अंदर अगेन क्या मौजूद है? केशियस मटेरियल। प्राइमरी टीबी के भी ग्रेन्युलोमा में क्या मौजूद था? केशियस मटेरियल। बट कैविटी नहीं थी। ये कैविटी बाय द वे यहाँ पर होती और यहाँ पर इरोजन हो जाता है ऐसे, और ऐसे छींकने और खांसने पर ये बैसिलाई निकल के बाहर चले जाते। तो इन्फेक्ट करते कि नहीं करते? करते ना। तो ये आप समझ गए होंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। बात क्लियर? माइक्रोस्कोपी पे आ जाते हैं कि सेकेंडरी टीबी की माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा। वहां का तो याद है ना, प्राइमरी टीबी का सब कुछ ऑलरेडी याद होगा आपको। सेंटर पे नेक्रोसिस थी, केशियस। बाहर चारों तरफ कौन इकट्ठी हो गई थी आके? मॉडिफाइड मैक्रोफेज, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था? एपिथेलोइड सेल। कुछ एपिथेलोइड सेल फ्यूज होके मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में बदल गई, बड़ी बड़ी सेल में। लैंगहैन सेल बोला हमने उसे। लैंगहैन सेल कब कहेंगे? जब हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस अरेंज होंगे सब। और अगर सेंटर पे सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए तो फॉरेन बॉडी टाइप जॉइंट सेल कहेंगे उसे। ये प्राइमरी टीबी के फीचर थे माइक्रोस्कोपी में। सेकेंडरी टीबी के देख लेते हैं माइक्रोस्कोपी में क्या फीचर आएंगे। जो एक्टिव रीजन है उसमें करेक्टरिस्टिक टुबरकल बनेगा, उसमें सेंटर में केशियस नेक्रोसिस होगी और इसे कैशिएटिंग ग्रेन्युलोमा भी कहेंगे। तो सेम वही रहेगा फिगर पॉइंट 2.4.2 की तरह। जब आप इसका स्पुटम स्टेन कराओगे पेशेंट का, तो स्टेन में ट्यूबरकल बैसिलाई बाकायदा माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे। तो वहां भी हमने पढ़ा था फेट ऑफ गॉन फोकस। यहाँ पढ़ेंगे फेट ऑफ सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या अंत होगा इस सेकेंडरी सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का? देख लो जरा। दो कांड हो सकते हैं यहाँ पर, हीलिंग और प्रोग्रेस। अगर हीलिंग होगी तो हील विद फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस होगी वहां, साथ में कैल्शियम आके कैल्सिफिकेशन करवा देगा। ठीक। ओसिफिकेशन बहुत रेयरली होता है। तो हीलिंग प्लस फाइब्रोसिस प्लस कैल्सिफिकेशन, ये तो पहला मोड हुआ सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का। दूसरा क्या हो सकता है? जो डिजीज है वो प्रोग्रेस कर सकती है सेवरल डिफरेंट पाथवेज के थ्रू। स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में मैंने ऑलरेडी आपको मोड ऑफ स्प्रेड बता दिए हैं। इनहेलेशन, इंजेक्शन, इनऑकुलेशन। क्लियर? अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेगा। स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में फिगर
4.4 में भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखो मेरा जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आपको अगर थ्योरी में अच्छा समझ में आ जाए तो थ्योरी से पढ़ाया जाए, और डायग्राम से समझ में जहाँ नहीं, वहाँ डायग्राम दिखाया जाए, और जहाँ दोनों चीजें जरूरी है वहाँ दोनों दिखाई जाए। तो स्प्रेड में क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट था, या होस्ट का जो डिफेंस थे वो इम्पेयर्ड थे। तो ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट था, होस्ट डिफेंस इम्पेयर्ड थी, तो इन्फेक्शन में स्प्रेड वाया एयरवेज, लिम्फेटिक्स एंड ब्लड वेसल्स। बात समझ में आई? अगेन मैं एक बार बता देता हूँ। कोई पेशेंट था, उसने इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट लिया। बहुत से मरीज होते हैं लापरवाही करते हैं, अरे हाँ हमें होगी टीबी, अरे ठीक है ले तो ली 2 महीने दवा, बहुत नहीं खाएंगे अब। तो बहुत जिद्दी टाइप के पेशेंट होते हैं, लापरवाह पेशेंट होते हैं। या फिर गलती डॉक्टर की भी हो सकती है, उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, जैसे आजकल कोएक्स बैठ गए जगह जगह झोला छाप। या ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर ने तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ठीक, पेशेंट भी बेचारा रेगुलर ट्रीटमेंट यूज दे रहा था, मगर उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी वो बहुत लो थी, इम्पेयर्ड थी। तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा एयरवेज के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू, तीनों रास्तों से जा सकता है, एयरवे, लिम्फेटिक्स, ब्लड। पहला प्लूरल स्प्रेड, क्या होगा इसमें, सीरस प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा, या ट्यूबर प्लस एम्पाइमा बन जाएगा। तो ये एक तरह से क्लिनिकल फीचर आपको मिल रहे हैं अब, कि सेकेंडरी टीबी या प्राइमरी टीबी दोनों के स्प्रेड से क्या हो सकता है। तो प्लूरल स्प्रेड की दो कंडीशन हो सकती है, या तो सीरस प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा, या ट्यूबर प्लस एम्पाइमा बन जाएगा। अगर म्यूकोसल लाइनिंग के अलोंग ये स्प्रेड हो जाए तो एंडोब्रोंकियल, एंडोट्रेकियल और लेरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस बन जाएगी। तो जहां जहां इन्फेक्शन जा रहा है देखो वहां की टीबी बना रहा है। अब मैंने आपको शुरू में एक टर्म बताया था मिलियरी। तो ये जो डिसेमिनेटेड फॉर्म होती है, डिसेमिनेशन का मतलब होता है फैलना, इधर उधर जाना। तो इसमें जो लीजन हो सकते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में, ये मिलेट सीड की तरह दिखाई देते हैं बिल्कुल। अब आप गूगल कर लेना मिलेट सीड कैसा दिखता है, या आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हो पहले से तो मिलेट सीड आपने देखे ही होंगे। तो जैसे मिलेट सीड दिखते हैं ना, वैसे ये इन्फेक्शन नजर आता है। क्लियर? तो लीजन कैसे दिखाई देंगे, मिलेट सीड की तरह, इसीलिए इनका नाम मिलियरी रखा गया। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब भी ये बैसिलाई एंटर कर जाएंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन नाम याद रखो, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है जब भी बैसिलाई लोकल लेवल पे इन्वेजन करते हैं ना, तो वहीं की टीबी रहती है। लेकिन मान के चलो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गए तो भैया ब्लड तो पूरे बॉडी में बहता है, आप कहाँ से रोक लोगे, कोई फिल्टर तो लगा नहीं पाओगे। तो ऑल ओवर पूरी बॉडी कहीं भी बैसिलाई अब चले जाएंगे। जब पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन होगी तो मिलियरी अपीयरेंस आएगा। इसमें भी जो खास खास ऑर्गेन जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में, वो जान लो। लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड, मेनिंजेस जो है ब्रेन की, किडनी, फेलोपियन ट्यूब्स और एपिडिडाइमिस। तो फेलोपियन ट्यूब और एपिडिडाइमिस इन दोनों में अगर टीबी का इन्फेक्शन पहुंच जाए तो ये अपने आप में इनफर्टिलिटी का एक कॉज बन जाता है, जो कि आप गायनी एंड ऑप्स के अंदर इनफर्टिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब आती है बारी एक स्पेसिफिक टर्म की, जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड ट्यूबरक्लोसिस। आइसोलेटेड ट्यूबरक्लोसिस, इसमें जो कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गेन है वो है मेनिंजेस। इसके लिए इसको नाम दिया जाता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। अगर यही किडनी इन्वॉल्व हो जाए तो रीनल ट्यूबरकुलोसिस कहलाएगी नाम की जगह। एड्रिनल्स, तो एड्रिनल ट्यूबरकुलोसिस। फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व हो जाए तो साल्पिंगाइटिस करवा देगी। बोन्स इन्वॉल्व हो जाए तो ऑस्टियोमाइलाइटिस टर्म हम यूज करेंगे, ठीक है ना। जब भी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, वर्टेब्री इन्वॉल्व होती हैं, तब इसको पॉट्स डिजीज कहते हैं। तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई भी टॉपिक
और कोई भी पॉइंट आपका रह ना जाए। ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड मैंने आपको जितने टर्म्स होते हैं वो बताए हैं, साथ में जितना भी एक ऑर्गेन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो भी बताया है। मिलियरी में तो मैंने बता ही दिया, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है लिम्फेडिनाइटिस। लिम्फेडिनाइटिस, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रेजेंटेशन जो होगी वो होगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, लिम्फेडिनाइटिस। और जब भी लिम्फेडिनोपैथी और लिम्फेडिनाइटिस दो बातें आपसे कही जाए, तो लिम्फेडिनोपैथी होती है विदाउट पेन के एनलार्जमेंट, लिम्फेडिनाइटिस बोला जा रहा है तो मतलब एनलार्जमेंट हुआ है और पेन भी है, किसमें, लिम्फ नोड में। ठीक, तो अगर विदाउट पेन एनलार्जमेंट है तो लिम्फेडिनोपैथी, और विद पेन एनलार्जमेंट है तो लिम्फेडिनाइटिस। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रेजेंटेशन कौन सी वाली टीबी की है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की, लिम्फेडिनाइटिस। कहाँ पर यूजुअली ये देखने को मिलती है, सर्वाइकल रीजन में। इसको बोलते हैं एक स्पेसिफिक टर्म, स्क्रोफुला। जब भी ऐसी लिम्फेडिनाइटिस होती है तो स्क्रोफुला बोलते हैं उसको, सर्वाइकल रीजन के लिम्फ नोड। और कहाँ स्प्रेड कर सकती है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के रूप में इंटेस्टाइन की टीबी बन सकती है।